ओके। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग एग्रीकल्चर चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। मेरा नाम अनुज सर ऑफ IITN। ये ज्योग्राफी क्लास 10th का एग्रीकल्चर चैप्टर है। काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और उसमें बहुत सारे फैक्चुअल डेटा भी इसमें आपको आएंगे जो कि आपको याद करना होगा। इस चैप्टर में आपको जो भी मेजर क्रॉप हैं इंडिया में उनको आपको याद करना पड़ेगा कि उनकी जोग्राफिकल फैक्टर क्या है और किस एरिया में उनको ग्रो किया जाता है और इंडिया की रैंकिंग क्या है। एग्रीकल्चर। इंडिया में क्यों हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं? बिकॉज हमें पता है कि इंडिया जो है वो कृषि प्रधान देश है। कृषि प्रधान देश का मतलब होता है कि इंडिया में एग्रीकल्चर 2/3 पॉपुलेशन जो है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है या 60 मोर देन 60% टू 70% पीपुल आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। During British time, agriculture is a prime source of income, or early British government, agriculture is a prime source of income for the people of India. So, India is agriculture important country. Agriculture ही important कंट्री। भारत जो है एग्रीकल्चर जो है इम्पॉर्टेंट कंट्री है पूरे वर्ल्ड के लिए। हम बहुत सारा क्रॉप जो है प्रोड्यूस करते हैं और इंडिया जो है एक्सपोर्ट करता है। 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। भारत की जो 2/3 जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर एक्टिविटी में इंगेज है। एग्रीकल्चर इज अ प्राइमरली एक्टिविटी एंड विच प्रोड्यूस मोस्ट ऑफ द फूड एंड दैट वी कंज्यूम। एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में भी आता है। जैसे कि आपने जब इकोनॉमी पढ़ा होगा तो 3 तरह की एक्टिविटी होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एग्रीकल्चर जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी में आती है। एग्रीकल्चर से आपको फूड मिलता है प्लस बहुत सारी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड किया जाता है। ये रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। तो बिसाइड द फूड ग्रेड इट्स ऑल्सो प्रोड्यूस द रॉ मटेरियल फॉर द वेरियस इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करता है। अब ना हम आते हैं टाइप ऑफ फार्मिंग में हम लोग मेजरली 2 तरह का फार्मिंग होता है। एक तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग के भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है। ओके। टाइप ऑफ फार्मिंग को 2 मेजर ब्रॉड में बांटा गया है। पहला सब्सिस्टेंस फार्मिंग और दूसरा कमर्शियल फार्मिंग। सब्सिस्टेंस फार्मिंग को 2 पार्ट पे डिवाइड किया जाता है, इंटेंसिव और दूसरा प्रिमिटिव। ओके। देखिए, सब्सिस्टेंस फार्मिंग बेसिकली कंजम्पशन पर्पस के लिए किया जाता है और कमर्शियल फार्मिंग जो है प्रॉफिट मेकिंग के लिए किया जाता है। प्रिमिटिव, अगर हम प्रिमिटिव की बात करें, प्रिमिटिव फार्मिंग को में हम लोग बेसिक टूल्स का यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर के लिए। लैंड पैच स्मॉल होता है और फैमिली मेंबर इन्वॉल्व होती है एग्रीकल्चर के लिए। नेचुरल प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं फार्मिंग के लिए। जैसे कि इरिगेशन के लिए हम लोग रेन पे डिपेंड करते हैं। इरिगेशन के लिए मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि ड्रिप और स्प्रिंकलर यूज़ नहीं करते हैं। और सीड भी हम लोग नेचुरल यूज़ करते हैं, कोई केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करते, नो यूज़ ऑफ एनी बायोकेमिकल। प्रिमिटिव फार्मिंग में एक बहुत फेमस फार्मिंग है जिसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में क्या होता है कि एक पैच ऑफ लैंड को हम लोग क्लियर करते हैं और फिर वहाँ पे एग्रीकल्चर करते हैं। तो क्या होता था कि जो ट्राइब्स होते थे वहाँ खासकर ये जंगलों में किया जाता है। मान लेते हैं ये कोई लैंड है और इस पे बहुत सारे पेड़ हैं, बहुत सारे फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्ट है अगर आपका, तो ट्राइब्स क्या करते थे, एक पैच ऑफ लैंड क्लियर करते थे और इस पैच ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर करते थे। जब ये पैच ऑफ लैंड अपना फर्टिलिटी लूज़ कर देता था फिर यहाँ पे वो पेड़ लगा देते थे, फिर दूसरा पैच ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर करते थे।
इसका कुछ ड्रॉबैक भी है। ड्रॉबैक ये है कि जब हम इसको स्लैश एंड बर्न, जब हम इसको जलाते हैं इस पैच ऑफ लैंड को, तो हो सकता है पूरा जंगल जो है जल सकता है, और जलाने की वजह से बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी मारे जाते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को बैन कर दिया था, ठीक है, और आज भी जो है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इंडिया में कंट्रोल्ड वे में किया जाता है, या कह सकते हैं बैन किया जाता है। तो जब स्लैश एंड बर्न में जब सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीज करती है, तो फार्मर्स शिफ्ट एंड क्लियर द अदर पैच ऑफ लैंड। So in slash and burn, when the soil fertility decreases, the farmer shift and clear a fresh patch of लैंड फॉर कल्टीवेशन, ठीक है। अलग अलग कंट्री में इसको अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस कंट्री में किस नाम से जाना जाता है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोग के लिए जानने के लिए। ओके, आप उससे पूछा जा चुका है कि किस कंट्री में स्लैश बर्न को किस नाम से जाना जाता है। तो एक टेबल बना लीजिएगा इंडिया के लिए और आउटसाइड इंडिया के लिए, और उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यू में आपसे स्लैश एंड बर्न को, जैसे झूम कल्टीवेशन कहा जाता है स्लैश एंड बर्न को नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, जो हमारे 7 सिस्टर स्टेट है, वहाँ पे इसको झूम कल्टीवेशन कहा जाता है। स्लैश एंड बर्न के लोकल नेम्स भी हैं, जैसे कि एक ऐसे टेबल बना लीजिएगा आप लोग, स्लैश एंड बर्न, ठीक, यहाँ कंट्री, यह स्टेट, अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो स्टेट। स्लैश एंड बर्न झूमिंग कल्टीवेशन कहा जाता है, झूमिंग कहा जाता है नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ स्टेट, ठीक है। बेवार और धैया आपका मध्य प्रदेश में कहा जाता है, मध्य प्रदेश में कहा जाता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में कहा जाता है। पुडू और पेंडा आपका आंध्रा प्रदेश में कहा जाता है, ठीक है। पामादाबी कोमान और ब्रिंगा उड़ीसा में कहा जाता है। ये सब आपसे 1 मार्क्स में एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। कुमारी इन वेस्टर्न घाट, कुमारी आपके वेस्टर्न घाट में कहा जाता है, ठीक है। वल्लारी और वाल्टर राजस्थान में कहा जाता है। खील हिमालयन बेल्ट में कहा जाता है, ठीक है। ठीक, तो खील जो है वो हिमालयन बेल्ट में कहा जाता है। कुरवा आपका झारखंड में कहा जाता है, ओके। आउटसाइड द इंडिया, अगर हम इंडिया के बाहर की बात करें तो मेल्फा, ये पूछा जा चुका है आपसे, मैक्सिको में कहा जाता है, और सेंट्रल अमेरिका में कुनुकू कहा जाता है वेनेजुला में, ठीक है। रोका ब्राज़ील में, ब्राज़ील में कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देख लीजिए आप, तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एग्रीकल्चर इज प्रैक्टिस ऑन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव टू लाइक हो, डॉग, डिगिंग स्टिक एंड द फैमिली कम्युनिटी लेबर। फैमिली जो है वो इन्वॉल्व होती है, फैमिली घर की जो फैमिली मेम्बर होती है वो इन्वॉल्व होती है, बिकॉज जो लैंड का टुकड़ा होता है वो काफ़ी छोटा होता है, और मोस्टली जो है अपने कंजम्पशन के लिए
एग्रीकल्चर किया जाता है। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड अपॉन द मानसून पे डिपेंड करते हैं। कोई आपके पास एग्रीकल्चर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं होती है, नेचुरल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं हम लोग सॉइल में, कोई भी केमिकल यूज़ नहीं करते हैं, और इन्वायरमेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। फिर मैंने बताया था आपको लेसन 1 एग्रीकल्चर इज फार्मर क्लियर अ पैच ऑफ लैंड एंड प्रोड्यूस सीरियल and other food crop to sustain their family. When the soil fertility decrease, the farmer shift and clear the fresh patch of land for the cultivation, and this type of shifting allow nature to replenish the fertility of soil. इस टाइप में नेचर पे डिपेंड करता है कि नेचर को अलाउ करते हैं कि नेचर जो है फर्टिलिटी अपना मेंटेन करे। कोई केमिकल हम यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। लैंड की प्रोडक्टिविटी काफ़ी लो होती है, यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी होती है, जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी लो होता है, बिकॉज कोई फर्टिलाइज़र हम इसमें यूज़ नहीं करते, ठीक है। फिर मैंने ये बता दिया आपको झूम, ठीक है। ओके, नाउ इंटेंसिव सब्सटेंस फार्मिंग का एक टाइप है। बस इसमें क्या होता है कि राइट ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इसमें क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल एक फैमिली है, एक पेरेंट है, ओके, एक फैमिली है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल एक परिवार है और उसके, ऐसे समझिए, फॉर एग्जांपल एक फैमिली है ए और उसके 2 चाइल्ड हैं बी और सी, ठीक है। ये पुअर फैमिली है, इसके पास जो ज़मीन थी, फॉर एग्जांपल ये ज़मीन का कुछ पार्ट था, इसका 50% इसके पास चला जाएगा और 50% इसके पास चला जाएगा। अब क्या हो गया कि लैंड का टुकड़ा तो बढ़ा नहीं, बट प्रोडक्शन इनको ज़्यादा चाहिए, मतलब लैंड प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। लैंड प्रेशर का मतलब होता है कि उतनी ही ज़मीन पे, जैसे यहाँ पे अगर 100 kg होता था सर्वाइवल के लिए, तो अब इनको भी 100 kg चाहिए और इनको भी 100 kg चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, राइस के लिए। बट लैंड क्या हो गया, वो कम हो गया, लैंड तो आधा हो गया। तब ये क्या करेंगे, क्योंकि हो सकता है इनके भी बच्चे हों XY, इनके भी 2 बच्चे हों, ठीक है, इनके भी बच्चे हों कुछ PQ। सो लैंड की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए ये क्या करेंगे, कि मॉडर्न मीन्स ऑफ एग्रीकल्चर का यूज़ करेंगे, जैसे कि इरिगेशन, हाइब्रिड सीड यूज़ करेंगे, ठीक है, हाइब्रिड सीड यूज़ कर सकते हैं, फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मॉडर्न मेथड ऑफ कह सकते हैं, लेबर इंटेंसिव होता है, इसमें घर के लोग तो काम यूज़ करते हैं, बायोकेमिकल का यूज़ करते हैं, केमिकल इनपुट का यूज़ करते हैं, ठीक है। मॉडर्न इरिगेशन का यूज़ करते हैं, ठीक है, ठीक है। ओके, सो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस इन अ एरिया ऑफ हाई पॉपुलेशन प्रेशर पे किया जाता है ऑन अ लैंड। इट इज़ अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर द हाई डोज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट ज़्यादा यूज़ करते हैं। इरिगेशन की फैसिलिटी भी अच्छी होती है, ये मैंने आपको समझा दिया। इसके बाद है कॉमर्शियल फार्मिंग। सो कॉमर्शियल फार्मिंग में प्रॉफिट ओरिएंटेड फार्मिंग की जाती है, मॉडर्न इनपुट का यूज़ किया जाता है। मॉडर्न इनपुट, व्हाट इज़ मॉडर्न इनपुट? मॉडर्न इनपुट क्या चीज़ है? मॉडर्न इनपुट में क्या क्या आता है? मॉडर्न इनपुट में आता है हाइब्रिड सीड, HY सीड आता है, हाइब्रिड सीड आता है, केमिकल फर्टिलाइज़र आता है, इंसेक्टिसाइड आता है, पेस्टिसाइड आता है। ये सब क्यों यूज़ करते हैं? ताकि प्रोडक्टिविटी आपको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। तो मॉडर्न इनपुट में क्या आएगा आपका? हाई वैरायटी सीड आएगी, केमिकल फर्टिलाइज़र आएगा आपका, इंसेक्टिसाइड आएगा आपका, पेस्टिसाइड्स आएगा आपका, ताकि आपको प्रोडक्टिविटी क्या मिले? ज़्यादा मिले, ठीक है। अब इसमें कैसे, जैसे मान लीजिए 1000 kg वीट प्रोड्यूस कर रहा है, तो हो सकता है आप कंज्यूम तो 100 kg करोगे, बाकी क्या करोगे? बाकी आप मार्केट में सेल कर दोगे। इसमें कहा जाता है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि राइस जो है वो कॉमर्शियल फार्मिंग है हरियाणा और पंजाब के लिए, बट वो सब्सटेंस क्रॉप हो जाता है उड़ीसा में। तो कुछ क्रॉप जो है वो एक जगह पे कॉमर्शियल फार्मिंग है, बट अलग जगह पे वो सब्सटेंस फार्मिंग भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो डिपेंड करता है कि वहाँ के लोग कितना कंज्यूम करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग का सबसे बेटर एग्जांपल है प्लांटेशन, ठीक है। प्लांटेशन जो है इसमें क्या होता है कि सिंगल क्रॉप ग्रोन
ग्रोन ऑन अ लार्ज एरिया। जैसे कि टी की खेती है ना, कैपिटल इंटेंसिव होता है, पैसा ज़्यादा लगता है, गरीब किसान जो है वो नहीं कर सकता है, बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। ठीक है, चीप लेबर और माइग्रेंट लेबर की यूज़ इसमें होता है। एग्जाम्पल टी, कॉफ़ी, रबर और शुगर केन। ओके, प्लांटेशन इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग, ठीक है, जिसमें सिंगल क्रॉप को ग्रो किया जाता है ऑन अ लार्ज एरिया। दिस द प्लांटेशन हैज़ इंटरफेस ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। प्लांटेशन क्रॉप इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्री के लिए। ठीक है, और प्लांटेशन क्रॉप के होने के लिए गुड रोड कनेक्टिविटी होना चाहिए, ताकि आप जो है लैंड से एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तक आप रॉ मटेरियल को ईजिली पहुंचा सकें, हाँ, फिर इंडस्ट्री से मार्केट में आप इसको पहुंचा सकें। माइग्रेंट लेबर की ज़रूरत होती है, चीप माइग्रेंट लेबर की ज़रूरत होती है। ठीक है, इसके एग्जांपल हैं आपके टी, कॉफ़ी, रबर, शुगर केन, बनाना एक्सेट्रा। टी असम में, कॉफ़ी आपका जो है कर्नाटका में उगाया जाता है। ये सारे कुछ प्लांटेशन क्रॉप है, हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। भारत में क्रॉपिंग पैटर्न, मेजर क्रॉपिंग पैटर्न 3 होता है, जो है रबी, खरीफ और ज़ैद। मॉनसून के बेसिस पे भारत में 3 तरह का क्रॉपिंग पैटर्न किया जाता है। ठीक है, इसको देखिए, समझ लीजिए। ओके, इसको समझिए क्रॉपिंग पैटर्न को। भारत में कभी क्रॉपिंग पैटर्न है रबी, खरीफ और ज़ैद। सोइंग सीज़न की बात करें, अगर हम सोइंग सीज़न की बात करें कि कब बोया जाता है, तो राबी जो है वो विंटर में होता है, ठीक है, अक्टूबर टू दिसंबर में लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हार्वेस्टिंग, कब काटा जाता है, हार्वेस्टिंग सीज़न, तो समर में, तो अप्रैल से जून। इम्पॉर्टेंट क्रॉप आपके हैं इसके वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एक्सेट्रा। ये इम्पॉर्टेंट क्रॉप हैं आपके। ओके, खरीफ की बात करें तो खरीफ को अप्रैल और मई में लगाया जाता है, अप्रैल और मई में सोइंग की जाती है, सितंबर और अक्टूबर में हार्वेस्ट कर ली जाती है। पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, ठीक है, सोयाबीन, ये कुछ मेजर क्रॉप है। जैद इन दोनों के बीच का टाइम होता है, जो जैसे कि मार्च टू जुलाई जब हमारी समर वेकेशन होती है। ठीक है, इसमें जो मेजर क्रॉप है वो है आपका वाटरमेलन, मस्कमेलन, कुकुम्बर एक्सेट्रा। ठीक है, ये आपके 3 सीज़न है भारत में। ठीक है, क्रॉपिंग पैटर्न। ओके, नाउ मेजर क्रॉप। इंडिया में कुछ मेजर क्रॉप है, उनके बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी पढ़ेंगे, जैसे राइस के बारे में पढ़ेंगे तो हमको राइस का देखना होगा कि उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन क्या है और इंडिया के किस एरिया में राइस को उगाया जाता है और इंडिया की रैंकिंग क्या है। ठीक है, तो मेजर क्रॉप में हम पहला क्रॉप पढ़ेंगे राइस। राइस भारत में सबसे ज़्यादा खाने जाने वाला क्रॉप है, स्टेपल फूड है, मेजॉरिटी ऑफ पीपल इंडिया कंज्यूम करती है। इंडिया की रैंकिंग सेकंड लार्जेस्ट है। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? सेकंड। और फर्स्ट पे कौन है? चाइना। राइस जो है वो खरीफ क्रॉप है, ठीक है, विच रिक्वायर हाई टेम्परेचर चाहिए, और इसको 25 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। एनुअल रेनफॉल भी ज़्यादा चाहिए होगा, एनुअल रेनफॉल जो बारिश है वो भी ज़्यादा चाहिए होगा, 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश चाहिए होता है। एनुअल रेनफॉल जो है 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए होता है। ठीक है, भारत में जो मेजर एरिया है जहाँ पे राइस की खेती की जाती है वो आपके नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किया जाता है। ठीक है,
और कोस्टल एरिया में किया जाता है। और पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और राजस्थान ये मेजर प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में किया जाता है। कोस्टल एरिया में खेती की जाती है। कोस्टल एरिया आपका जैसे ये वाले कोस्टल एरिया है, यहाँ पे खेती की जाती है, कोस्टल एरिया, ठीक है। ठीक है, मेजर प्रोड्यूसर आपके हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश और सम पार्ट ऑफ द राजस्थान। जहाँ पे बारिश नहीं होती है वहाँ पे हम लोग कैनाल और मॉडर्न इरिगेशन से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।